देखो क्या आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में तुम वैसे तो सारा चीज़ किए थे, यहाँ पे देख लेना कि ये वैल्यू है, अमाउंट नहीं ये वैल्यू है। बाकी सब तो तुम सही किए थे। यहाँ पे तुम अटके थे जैसे ना तुमने ना एक चीज़ छोड़ दी थी। देखो, रिसीव है हुआ है रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एन कंपनी, बी एन कंपनी रिप्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम दी बी एन कंपनी, रिसीव्ड हुआ है फिर रिटर्न कर दिए थे तुम बी एन कंपनी को, और फिर अब रिप्लेसमेंट रिसीव्ड हुआ है तो ये रिसिप्ट में जाएगा और ये 10 यूनिट है। लेकिन इसका जो अब ये देखो स्पेसिफिक पर्सन को दिखा रहा है तो 5.75 से ही इंटू होगा। तो ये 10 है, 10 का 5.75 से ही इंटू होगा। और रिटर्न फ्रॉम दी डिपार्टमेंट MRR, तो जैसे कि क्या हुआ है, MRR से तुम्हारा क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, रिटर्न फ्रॉम दी डिपार्टमेंट MRR। अब ये किसका है को किसको तो पता ही नहीं रहता है किसका, MRR से जो भी आया वो पता ही नहीं रहता है, तो कौन सा रेट लोगे। तो जो लेटेस्ट रेट रहता है ना वही तुम ना कंसीडर करते हो। जो भी लेटेस्ट रेट रहता है, लेटेस्ट रेट रहेगा तो देखो लेटेस्ट रेट क्या चल रहा था, 5.75 चल रहा था तो उसी को कंसीडर करोगे। और 5. और ये ना चीज़ ना, अब ये रिटर्न हुई डिपार्टमेंट तो मतलब इशू तो पहले ही हो गई थी, इशू तो पहले ही हो गई थी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहले आएगा, इसीलिए पहले आया। अब ये इशू तो पहले हो गई थी तो इसका इसीलिए ये पहले हुआ। देखो ये जो MRR होता है ना, तो MRR से जो भी सामान आता है वो हम लोग को पता नहीं रहता है, तो वो लेटेस्ट रेट पे लिया जाता है। और यहाँ पे देखो एक और आता है, शॉर्टेज इन दी स्टॉक स्टेकिंग। शॉर्टेज इन स्टॉक स्टेकिंग क्या होता है, हमेशा ना क्या होता है, इशू पार्ट में कंसीडर्ड होगा, और तुमको तो पता है इशू पार्ट में कंसीडर्ड होगा। तो जैसे कि ये 6.5 आया और फिर तुम इशू कर रहे हो 8, तो इसमें से माइनस हो गया, इसमें से 25 में से 8 माइनस होगा, 17 आया। और देखो इशू वाला तो हमेशा ना 6 पॉइंट मतलब जो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जो भी रेट चल रहा होगा उससे इशू वाला डिसाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आया था 50, अब तो 50 आया है, तो यहाँ पे रिसिप्ट में क्या होगा, पहले तो 17.6.5 था, अब ये परचेज हुआ है तो ये हो जाएगा। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले 17 से ही निकलेगा, इशू करते हो तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो पहले से लेकर लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता तो लास्ट में से निकलता। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो अब देखो 12 इशू हुआ है तो 12 इसमें से इशू होगा और 6.5 का रेट, तो देखो इशू वाला रेट तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं रहती है। और हाँ क्या कहते हैं, जो स्टॉक स्टेकिंग है ना उसको तुम, जो स्टॉक स्टेकिंग है उसको तुम इशू पार्ट में दिखाओगे, और तुमको पता है ना इशू पार्ट वही होता है। तो इशू पार्ट तुम्हारा क्या होगा, 6.10 से इशू हो जाएगा। देखो 36 में क्या कहता है, 36 क्या आता है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ये कहता है ना, जब भी तुम रिसीव कर रहे हो तब ना तुम्हारे ये क्या होते हैं, रेट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और जब भी तुम इशू करते हो तुम्हारे रेट्स वही वही वैसे के वैसे होते हैं। वेटेड एवरेज में क्या करना रहता है, मान लो ये ओपनिंग है तो इसमें M1 प्लस किए, इसमें M1 प्लस किए, अब इसको तुम डिवाइड कर दोगे 1000 प्लस 3000, 4000 से डिवाइड कर दोगे, ये रेट आ जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत आएगी कहाँ पे, ये स्पेसिफिक पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न टू द सप्लायर मेड ऑन अप्रैल 15। अब देखो ये स्पेसिफिक कर दिया कि अप्रैल 15 को जो जो भी हुआ है उस पे वो रिटर्न हो रहा है, तो वो 18 पे ही हुआ था, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा जो रिटर्न हुआ है आया इशू होगा वो 18 पे होगा। अब इसकी वजह से रेट चेंज हो जाएंगे,
पहले इसको प्लस करोगे, फिर इसको प्लस करोगे, फिर 3000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेट। और फिर उसके बाद से बोल रहा है इशू हुआ है तुम्हारा 1000, तो इशू हुआ है 1000, फिर इशू हुआ है तो वो इसी रेट से इशू हो जाएगा। तो देखो इशू वाली रेट्स तो सेम रहती है, चेंजेस कब आते हैं वेटेड एवरेज में, जब ना तुम परचेज करते हो। अब देखो यहाँ पे लिखा है 50 kg ऑफ मटेरियल फ्रॉडलेंटली मिस अप्रोप्रिएटेड, तो ये फ्रॉडलेंट मिस अप्रोप्रिएटेड, तो ये भी ना तुम्हारा क्या हो जाएगा, इशू में कंसीडर्ड हो जाएगा, ये भी इशू में जाएगा। ये नुकसान है, भरना होगा तो इशू में ये कंसीडर्ड हो जाएगा। अब जैसे कि 37 है तो 37 में क्या है, देखो ये परचेज ऑर्डर अभी हुआ है, रिसीव कर हो रहा है GRN, इस तारीख को ये रिसीव हो रहा है, ये कब रिसीव हो रहा है, ये इस तारीख को रिसीव हो रहा है। और क्या होता है परचेज ऑर्डर, ये किस को रिसीव हो रहा है, ये इस तारीख को रिसीव हो रहा है। अब इस सब के ना तुम डेज कैलकुलेट कर दोगे तो तुमको लीड टाइम पता चल जाएंगे। तो री ऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजप्शन, तो कंजप्शन क्या होता है, जैसे कि जब तुम यहाँ से फैक्ट्री से तुम इशू करते हो तो MR जो होता है वही ना तुम कंज्यूम करने के लिए देते हो। फैक्ट्री से तुम इशू होता है तो यही ना MR तुम्हारा क्या होता है, कंजप्शन होता है, मटेरियल रिक्विजिशन, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मटेरियल रिक्विजिशन। तो इसमें जो मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा वो तुम इसमें से कंसीडर कर दो। जैसे मैक्सिमम कितना है तुम्हारा 4500 है, 4500 इंटू 21 कर दोगे जो मैक्सिमम लीड टाइम है, तो उससे तुम्हारा आ जाएगा। ऐसे तुम मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लोगे और क्या हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लोगे। अब देखो क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल में तुमको एवरेज लेना पड़ता है, तो एवरेज क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम का। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम तुम लीड टाइम का भी ले लोगे और एज ए तुम कंजप्शन। अब देखो कंजप्शन क्या होता है, एवरेज कंजप्शन क्या होता है, देखो कितना ऑर्डर तुम कर रहे हो, 10,000 यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यहाँ पर भी तुम 10,000 ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे भी तुम 10,000 ही ऑर्डर कर रहे हो, तो 10,000 क्या है, एवरेज है। फिर उसके बाद तुमको स्टॉक लेजर बनाना होगा, तो वही स्टॉक लेजर। अब इसमें देखो इसमें क्या करना है, इसमें जैसे कि बहुत बड़ा अमाउंट था तो तुमने 3 जीरो लिख लिया, या इसको तुम 1000 से डिवाइड कर सकते हो तो 9.810 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो। तो पहले तुम M1 प्लस ये और माइनस ये, और फिर डिवाइड किससे कर दोगे, 3500 प्लस 10,000 माइनस 1500, तो 13,000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा। अब देखोगे तुम बोलोगे कि 500 अगर इशू हो रहा है तो किस रेट से इशू, देखो जब भी ना तुम साथ में, जब भी बिकॉज ये सेम डेट पे हो रहा है तो इसका जो रेट होगा वो ही इसका रेट होगा। जैसे कि देखो, जैसे कि जी आर एन है और MRN है, ये दोनों एक ही डेट पे हो रहा है तो उन लोगों का जो रेट होगा वो सेम होगा। अब रेट कैसे पता होगा, GRN 009 से है ना, तो GRN जो है वो यहाँ मतलब जो GRN है वो इसका है और ये 9750 का है, और ये GRN जैसे कि इसका है तो 9930, ये रेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो एवरेज इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखो जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ये है, ओपनिंग इन्वेंट्री, वैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री कर लोगे और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर दोगे। वेटेड एवरेज में ना क्या होता है, परचेज करते समय ही क्या होता है, भाव अपडेटेड होता है, और जब इशू करते हो तो भाव अपडेटेड नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या होता है 41 दिया हो, और ये देखो प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट M, तो प्रोडक्ट M क्या है, एक तरीके का फिनिश गुड्स है, और क्वार्टरली डिमांड है 20,000, तो मतलब कि 20,000 क्वार्टर में फिनिश गुड्स है, तो मतलब ईयर में कितना हो जाएगा, एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 80,000 का 80,000 तुम्हारे क्या होता है, फिनिश गुड्स हैं। और एक यूनिट एक्स का लिए तुमको 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है बनाने में, और वाई के लिए तुमको 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, किसका, 80,000 यूनिट बनाने के लिए। अब इसमें ना तुमको एक ध्यान देना बात रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है, तो मान लो कि अगर तुम 100
100 रुपये रॉ मटेरियल खरीदे और 2% तुम्हारा लॉस हो गया, तो तुम्हारा 98 बचा, और तुम्हारे पास अगर तुमको 98 ही दिया हुआ है तो 98% से करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा 80,000 यूनिट है, तो 80,000 तो, और वाई में क्या हो रहा है, मटेरियल वाई में ही तुम्हारा क्या हो रहा है, ये नॉर्मल लॉस हो रहा है। तो और 4 को पहले तो तुम क्या करोगे, 4 को तुम 80,000 से डिवाइड करोगे, इंटू करोगे और फिर उसके बाद से तुम उसको 93% से डिवाइड करोगे, तो तुमको एक्चुअल रॉ मटेरियल मिलेगा जो उसमें खर्चा हुआ है। तो ये रॉ मटेरियल तुमको तब मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख रहा है कि वाई, देखो एक्स को तो रेसिप मतलब पास ही में है, तो उसके लिए कोई मतलब उसको स्टॉक रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वाई दूर से आता है तो स्टॉक रखना पड़ता है। तो 10 टन है तो 1 टन में 1000 होता है, तो कितना ट्रिप मारना पड़ेगा, एक ट्रक को 35 ट्रिप मारना पड़ेगा, उससे तुम कर दियो। सिंपल सी बात है यार, कि अगर मान लो तुम तो ये तुम्हारे पास 10 की फिनिश गुड्स हैं और वाई मटेरियल लगता है उसको 2 लगता है, तो 20, लेकिन रास्ते में ना 2% लॉस भी हो गया है। तो अगर तुमको एक्चुअल रॉ मटेरियल निकालना होगा तो उसको तुम 98% से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, तो वही है। और ये देखो, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑन परचेज क्वांटिटी, ठीक है। तो बस ये है, देखो यहाँ पे कॉस्ट पर केजी है, तो कॉस्ट निकाल लोगे, उसके बाद पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल से डिवाइड कर दोगे, पर केजी से तुम डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है परचेज प्राइस पर केजी, और ये 640 लिखा है, तो 640 परचेज प्राइस पर केजी, तो 640 को तुम इससे इंटू करोगे, ये जो तुम निकाले हो, फिर उसके बाद से यहाँ पे पर ट्रिप रखा है तो इसको 35 से इंटू कर दोगे, फिर उसके बाद प्लस कर दोगे, और फिर उसके बाद लिख रहा है कॉस्ट पर केजी ऑफ द मटेरियल एक्स एंड वाई, तो उसको तुम ना तुम भी जानते हो कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो माइनस हो जाता है, तो मटेरियल लॉस इन ट्रांजिट और प्रोसेस, मतलब ये नॉर्मल लॉस ही हुआ, तो मतलब 3,20,000 से तुम उसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। उसके बाद से इसको तुमको पता ही है कि ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है, लेकिन आईजीएसटी जब ना क्रेडिट अवेलेबल होता है, इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, तो उसको नहीं कंसीडर करते हैं, और जो ना नॉन रिटेबल बॉक्सेस है उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं, और जो कैश डिस्काउंट है उसको भी तुम कंसीडर नहीं करते हो। तो 850 को तुम डिवाइड किससे कर दोगे, 200 से, 200 यूनिट है ना, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखा है कि तुमने परचेज़ किया है 1000 कितने का, 100 का, तो ये तुम्हारा कॉस्ट हो जाती है। और फॉर 6 मंथ, देखो हमेशा ना यार मंथ को तो यार देख लेना कि मंथ है, ईयर है, हमेशा तो 6 मंथ, और ऊपर लिख दो 6 मंथ, तो फिर रेंट दे रहे हो वो भी 6 मंथ के लिए दोगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जो तुम 50% ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द गोडाउन आर वेयर इनकर्ड फॉर द स्टॉक सीजन टिम्बर, तो तुम 50% ही फ्लोर एरिया यूज़ करो, तो रेंट भी 50% का दोगे, तो मतलब 1250 6 मंथ इंटू 50। अब 4 गार्ड हैं, 250 हैं, और फिर उसे पर मंथ दिखाया, 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 50% के लिए करोगे, और 750 पर मंथ है तो इंटू 6 करोगे, वो भी 50% के लिए करोगे। अब देखो यहाँ पे गेम खेल के एनुअल है, तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके पहले तो मंथ में, फिर उसके बाद 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद 50% में। फिर उसके बाद से बोल रहा है लॉस सीजनिंग 10%, नॉर्मल लॉस है उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। और फिर जो मान लो जो भी तुम्हारा डिवाइड करने के बाद से जो भी तुम्हारा जो कॉस्ट पर आ रहा है उसमें तुम 15% ऐड कर दोगे प्रॉफिट, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए केमिकल ए में 500 केजी का केमिकल ए में हुआ और 320 केजी का केमिकल बी में हुआ है नॉर्मल ब्रेकरेज के लिए। अब जब तुम अब एक चीज़ और कंसीडर कर लो, पहले से जो प्रोविज़न, तो जो पहले से प्रोविज़न देखा जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा एक तरीक़ा से नॉर्मल ही होगा जो पहले से होगा। तो फिर सबसे पहले तुम ए और बी में करोगे, तो ए में तुम 1 लाख लिख दोगे, बी में इतना लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या लिख रहे हो, 10%
10% ऑफ क्रेडिट, 10%। मान लो कि ये दोनों 204,000 था, तो इसका 10% ये हो गया, तो इसका 10% तुम्हारा ए में चला जाएगा, इसका 10% बी में चल जाएगा। और इसको जो तुमको करना है वो तुम 10 में कर दोगे, और उसको तुम किससे डिवाइड कर दोगे, और उसको तुम डिवाइड कर दोगे 9310 से, और इतने से कैसे, 10,000 था, 500 का नॉर्मल हो सको, प्रोविज़न भी बनाया हो, तो इसका 2% कंसीडर करोगे। 2% तो जाकर के आएगा 190। 10,000 का मत कंसीडर कर देना, यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो। देखो यहाँ पे आता है, तो 1000 पीस है, 200 है, तो इंटू कर दोगे उससे, और फिर उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो इससे कर दोगे, और फिर उतना ही कस्टम ड्यूटी फिर ऐड कर लोगे, क्लियरिंग को ऐड कर लोगे, फ्राइट को ऐड कर लोगे। अब बोला तो 100 ना तुम्हारा ना क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसमें 60 क्या ना नॉर्मल लॉस है। 60 नॉर्मल लॉस है तो घटा दोगे, तो और 940 से तुम उसको डिवाइड कर दोगे। तुम उसको क्या करोगे, 940 से तुम उसको डिवाइड कर दोगे, तो इतना आएगा। तो इतना तुम्हारा गुड यूनिट कितनी है, मतलब 100 तो पूरा लॉस हुआ है ना। तो गुड यूनिट वो होती है ना जो सही सलामत होती हैं, तो जिसमें से 60 तो नॉर्मल, 40 एब नॉर्मल चला गया, तो 60 सही सलामत, तो 900 है तो उसको इंटू कर दोगे, और 60 का एब नॉर्मल लॉस इसको इंटू करके दिखा दोगे। अब जैसे कि ये स्टॉक आउट वाला आता है, तो देखो सबसे पहले ना सेफ्टी स्टॉक है। अब मान लो कि ये सेफ्टी स्टॉक का है, तो मान लो कि 2500 का तुम्हारे पास स्टॉक रखा हुआ है, तो तुम्हारा स्टॉक आउट होगा नहीं, और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी, क्योंकि तुम्हारा 10 में से 10 मतलब कोई है ही नहीं, स्टॉक आउट का कोई है ही नहीं, तो 1 प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो जैसे ही तुम्हारा सेफ्टी, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो अपॉर्चुनिटी लॉस कब होगा, जब तुम्हारे पास स्टॉक आउट हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास स्टॉक रखा ही नहीं था, ऑर्डर आ गया, तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ कि नहीं। और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मतलब वही होता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी से इंटू करना रहता है। कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, अब मतलब तुम सेफ्टी स्टॉक रखे हो 2500 का, तुम्हारे पास सेफ्टी स्टॉक है, तो 2500 का सेफ्टी स्टॉक है, तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी ना, 2500 पे लगेगी। तो यहाँ पे 1000 का, तो 1000 पे कैरिंग कॉस्ट लगेगी। और लेकिन यहाँ पे 1500 का स्टॉक आउट हो गया, तो 1500 इंटू 100 करोगे, और प्रोबेबिलिटी इससे इंटू कर दोगे, तो ये आ जाएगी। अब मान लो ज़ीरो सेफ्टी स्टॉक है, ज़ीरो सेफ्टी स्टॉक है मतलब कि अगर 2500 का आ गया, तो तुम्हारे पास तो 2500 भी नहीं है। 2500 का अगर तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया, तो तुम्हारे पास 2500 है नहीं। और अगर 1000 का तुम्हारे पास ऑर्डर आया, तो तुम्हारा 1000 भी नहीं है। तो दोनों 2500 और 1000, और ध्यान देना है प्रोबेबिलिटी। तो जैसे ही तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि 2500 के लिए 3 बार हुआ है, और 3 बाई 10 0.3, तो 2500 का जब भी यूनिट लॉस होगा तो 0.3 होगा, और जब भी 1000 का यूनिट 0.52 को कंसीडर करोगे, तो 0.30 और 0.50। तो ये, तो इसको याद रख करना ध्यान से। उसके बाद देखो क्या आता है, उसके बाद 21 आता है। तो 21 में क्या है, देखो सबसे पहले ना तुम 21 में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लोगे कि 40,000 है, 1,000 का है, मतलब रॉ मटेरियल भी 40,000 हो गया, 1000 वो हो गया, लीड टाइम 36 दिन है, सेफ्टी स्टॉक तुम्हारा 1000 है, कैरिंग कॉस्ट तुम्हारी ये है। तो जैसे कि तुम री ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है, री ऑर्डर लेवल तुमको निकालना है, तो तुमको क्या होना है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करना पड़ता है। री ऑर्डर लेवल में तुमको क्या करना पड़ता है, री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर लेवल तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करना पड़ता है, और यहाँ पे तो सेफ्टी स्टॉक भी है, तो प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, और लीड टाइम भी डेज में दिया है, तो तुमको कंजप्शन डेज निकालना होगा, मैक्सिमम कंजप्शन डे। तो 40,000 रॉ मटेरियल को डिवाइड करना होगा 360 से, तो वो एक दिन का आएगा, इंटू 36 दिन करोगे, प्लस 1000 करोगे, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद से जैसे कि तुमको पता है, ऑर्डर साइज अगर तुम्हारा निकला हुआ है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुम्हारी निकली हुई है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुम्हारी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर आ जाता है। उस नंबर ऑफ़ ऑर्डर को ऑर्डर कॉस्ट से इंटू करते, तो मतलब पर ऑर्डर से इंटू करते तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे तुमको ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर दे रखा है, तो तुम्हारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर साइज ये निकल आएगा कि नहीं,
तो तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ निकल आएगा। तो मान लो पहले का तुम्हारा 40,000 आएगा, दूसरे का 20,000 आएगा, तीसरे का तुम्हारा 10,000 आएगा। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर तुम्हारा साइज़ आएगा। और यहाँ पे देखो डिस्काउंटिंग भी दे रखी है। जब भी डिस्काउंटिंग दे रखी है तो परचेज़ कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लगता है, तुमको पता है ना। और फिर उसके बाद से उसमें से जो भी मिनिमाइज रहेगा आफ्टर टेकिंग EOQ बोल रहा है, आफ्टर टेकिंग EOQ। तो पहले EOQ को भी कैलकुलेट कर लोगे। अब बोलोगे तो EOQ में क्या डिस्काउंट लेंगे, अरे भाई मत लेना, डिस्काउंट नहीं दिया है तो नील ले लोगे। उसके बाद से जो भी मिनिमाइज कॉस्ट होगी उसको तुम कंसीडर कर दोगे, जैसे कि ऐसे ही EOQ को नील ले लोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये जो भी मिनिमम आएगी कंसीडर कर दोगे। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है। और तुमको पता है टोटल कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, और कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। तो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। तो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। तो ये भी 2000, ये भी 2000 कंसीडर हो जाएगा, ये भी 2000 कंसीडर। अब तुम ये करोगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन तुमको पता है कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ROQ होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुम्हारी यहाँ इस वाले फार्मूले से निकल आएगी x, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट तुमको दी हुई है तो x 200 आ जाएगा। और फिर तुम्हारी एक और रिक्वायरमेंट आएगी कि एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे, अरे भाई EOQ तुमको पता है, एक ही नहीं पता है ना, तो इसी फार्मूले को यूज़ करके निकाल लोगे तो ये 4000 आ जाएगा। तो 4000 तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी। फिर उसके बाद कर लेना। और देखो जब भी ना डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंटिंग जब भी आता है तो एक तो परचेज़ प्राइस चेंज होता है, तो परचेज़ प्राइस चेंज होगा तो मतलब तुम्हारी परचेज़ कॉस्ट इन दोनों की चेंज हो जाएगी, और कैरिंग कॉस्ट भी तुम्हारी चेंज हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट भी तुम्हारी चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट क्यों नहीं चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि